सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट। मैं अवनी राजा। ये एक ऐसा शो है जहां हम आपके पैसे, आपकी बचत और आपके निवेश से संबंधित सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइलिंग के बारे में। क्या जानना जरूरी है? मृन अग्रवाल हमारे साथ है शो पर। मृन, शो पर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर आप हमें बता सकते हैं कि कोई पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहा है तो उसे क्या क्या जानना जरूरी है? नमस्ते अवनी। और हाँ, अभी टैक्स फाइलिंग सीजन शुरू हो गया है। काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी डाउट्स हैं इसके बारे में। तो आई थिंक सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन सा फॉर्म भरना है, ITR 1 या ITR 2, अगर हम सैलरीड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ITR 1 जो फॉर्म है, जिनकी आयु 50 लाख से कम है और उनके पास एक घर है और कोई कैपिटल गेन्स नहीं है, वो इनकम टैक्स ITR 1 फाइल करते हैं। अब अगर कोई इंसान है जिनका इनकम 50 लाख से ऊपर है, या उनके पास कैपिटल गेन्स है, या उनके पास मल्टीपल स्टॉक्स हैं, सॉरी, मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, या उनके पास फॉरेन होल्डिंग है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर उनके पास या तो इनकम इज अबव 50 lakhs, या उनके पास फॉरेन स्टॉक्स हैं और मल्टीपल प्रॉपर्टीज और कैपिटल गेन्स, देन दे हैव टू फाइल ITR 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की सैलरी मान लो 50 लाख से कम भी है बट उनके पास कैपिटल गेन्स हैं, तो उनको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। अगर किसी की सैलरी बिलो 50 lakhs है और उन्होंने फॉरेन स्टॉक्स खरीदे हैं, दे आर होल्डिंग फॉरेन स्टॉक्स, तो उनको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है। और अगर समझ लीजिए उसमें कुछ एरर हो जाए, क्योंकि ये फॉर्म्स को लेकर वैसे कंफ्यूजन काफी होता है, तो उसमें कुछ एरर हो जाए या ठीक से आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, तो फिर उस सबको रेक्टिफाई कैसे करते हैं? तो इसके लिए आपको एक रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। दूसरी बात अमरिन जो है कि इस साल से नया टैक्स रेजिम है वो डिफॉल्ट हो जाएगा। तो टैक्स फाइलिंग करते समय आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सा रेजिम चाहिए, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हाँ बिल्कुल, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और टैक्स पेयर, स्पेशली सैलरीड जो टैक्स पेयर है, उनको ये ऑप्शन है कि वो कोई सा भी रेजीम चूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ टैक्स फाइलिंग। जो नॉन सैलरीड टैक्स पेयर्स हैं, they have the option to switch only once, and after that they have to stick with that particular tax regime. बट जो सैलरी टैक्स फाइलर्स हैं, बेस्ड ऑन देयर कैलकुलेशंस, वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन से टैक्स रेजीम में जहां कम टैक्स पे करना पड़े वो उसके साथ जा सकते हैं। बट इसमें मैं यही कहूंगी कि हर साल आपको स्विच करना काफी मुश्किल रहेगा, और टू कीप अ ट्रैक इज गोइंग टू बी क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजीम में सर्टेन डिडक्शंस हैं जो न्यू टैक्स रेजीम में नहीं है। अगर हम न्यू टैक्स रेजीम के बारे में बात कर रहे हैं तो सर्टेन कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ प्रोविजंस इन हाउस प्रॉपर्टी आर आल्सो नॉट अवेलेबल। सो मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप देखिए कि आपको कौन सा रेजीम बेनिफिशियल है एंड उसके साथ में ही रहिए। हर साल आप स्विच करने की कोशिश ना करें। जी बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने की है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये भी एक कंफ्यूजन रहता है, अगर आपके पास कुछ टैक्स फ्री इनकम है तो वो भी डिक्लेयर करना जरूरी होता है? यस, ऑफ कोर्स, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सारी इनकम्स डिक्लेयर करें, भले ही उसके ऊपर टैक्स लगे या ना लगे, बट वी हैव टू, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिक्लेयर ऑल द इनकम्स। ज़्यादातर लोग, जैसे गिफ्ट्स होते हैं या जो सेविंग्स बैंक अकाउंट पर जो इंटरेस्ट होता है, जो स्मॉलर इनकम्स होते हैं, या जैसे गिफ्ट्स हुआ, जो रिलेटिव, अगर हम किसी रिलेटिव ने हमें गिफ्ट दिया है तो वो टैक्स फ्री रहता है, तो लोग समझते हैं कि ये हमें डिक्लेयर करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि एनीवे इस पर हमें टैक्स नहीं देना है। बट ये बहुत ज़रूरी है कि हम सारे जो हमारे इनकम्स हैं, हम सारी चीज़ें
हम डिक्लेयर करें। एक और चीज जो लोग नहीं डिक्लेयर करते हैं वो है इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोसीड्स, बिकॉज अगेन इन मोस्ट केसेस दे आर टैक्स फ्री, बट कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोसीड्स भी टैक्स फ्री नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनुअल प्रीमियम 10% से ऊपर हो ऑफ द सम अश्योर्ड, तो जो आपको मेच्योरिटी वैल्यू आती है वो टैक्स फ्री नहीं रहती है। तो ये सब बातों का थोड़ा ध्यान करते हुए सारे ही इनकम्स जो भी आपको साल में आए हैं आप जरूर डिक्लेयर करें। जी बिल्कुल। दूसरी बात जो है वो है कैपिटल गेन्स को लेकर, अगर आप इसके बारे में समझाइए कैसे इसको करना चाहिए। आजकल ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। एक तो इक्विटी के ऊपर जो है, तो रूल ये है कि अगर आप 1 साल से कम का निवेश करते हैं तो उसमें आपको 15% टैक्स देना पड़ता है, और अगर आप 1 साल से ज्यादा निवेश करते हैं तो उसमें 10% पोस्ट अ गेन ऑफ 1 लाख रुपीज। अब अगर हम डेट फंड्स के बारे में बात करें, वाइल 1 अप्रैल 2023 से डेट फंड्स का टैक्सेशन में चेंज है, बट सिंस हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात कर रहे हैं और हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की टैक्स फाइलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस समय अगर आपने 3 साल से ऊपर निवेश किया है किसी डेट फंड में, तो आपको कैपिटल गेन्स का बेनिफिट मिलेगा विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट एंड 20% कैपिटल गेन्स टैक्स। तो अब ज्यादातर लोगों को काफी मुश्किल आती है कि ये कैपिटल गेन्स हम कैसे कैलकुलेट करें। तो इसका एक बहुत ही आसान सोल्यूशन है, और वो ये है कि अगर आप कैम्स और कार्वी, जो 2 रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स हैं, आप उनकी वेबसाइट में जाइए और वहां पर देयर इज एन ऑप्शन अंडर द इन्वेस्टर सर्विसेज टू मेल बैक द कैपिटल गेन स्टेटमेंट. So that capital gain statement is widely accepted by everybody for the purposes of filing, for the purposes of the ITR filing. So ये तो हुई capital gains की बात on domestic equity and debt. अगर आपके पास foreign stocks हैं जो इंडिया में unlisted हैं, so this is considered as unlisted equity in India and इसका टैक्सेशन अलग है। तो अगर आप 2 साल से कम का निवेश कर रहे हैं तो ये फुल्ली टैक्सेबल एट स्लैब है, और अगर आप 2 साल से ज्यादा का निवेश कर रहे हैं तो इसमें आपको लगता है 20% विद इंडेक्सेशन। तो इन सब बातों का आप ध्यान जरूर रखिए कि जो कैपिटल गेन्स का जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सही रहे। और वैसे आपको खुद कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स के केस में भी जो आपका ब्रोकरेज अकाउंट है, जनरली सभी लोग आजकल कैपिटल गेन स्टेटमेंट देते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी बात जो है मृन, टैक्स हाइजीन की बात करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो लोग ओवरलुक कर लेते हैं या भूल जाते हैं, तो क्या क्या वैसे जानना जरूरी होता है? तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि आप ये चेक करें कि आपको अपने रिटर्न्स खुद फाइल करने हैं या आप सीए के थ्रू कर रहे हैं। ज्यादातर मुझे सुनने में आ रहा है कि लॉट ऑफ द DIY केसेस जहां लोग अपने आप से खुद कर रहे हैं उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उन सब केसेस में पॉसिबिलिटी ज्यादा है टैक्स नोटिस आने की। तो मेरा ये ही सजेशन रहेगा कि अगर आप ITR 2 कर रहे हैं, आपके ITR में कैपिटल गेन्स वगैरह हैं, और स्पेशली अगर कैपिटल गेन्स फ्रॉम प्रॉपर्टी है, तो आप जरूर एक CA के थ्रू ये फाइल कीजिए। अगर आपके पास RSU ESOP वगैरह भी है तो भी आप इट्स बेटर कि आप CA के थ्रू ही फाइल करें। दूसरी बात, एक एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। अगर आप IT पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा वहां पर, और ये उसमें आपके जो सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल रेंट पेड, डिविडेंड्स रिसीव्ड, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, कैश डिपॉजिटेड, फॉरेन रेमिटेंसेस, उसमें सब चीजें कैप्चर्ड हैं। तो बहुत जरूरी है कि जो आपका AIS है और आपका जो डेटा है वो मैच होना काफी जरूरी है। सो मैं यही कहूंगी कि आप AIS जरूर डाउनलोड करें और चेक करें कि आपके डेटा से मैच कर रहा है। दूसरा, फॉर्म सोच समझ के लीजिए, क्योंकि आजकल
नॉन डिस्क्लोजर की बहुत ज्यादा पेनल्टीज हैं, राइट? तो बहुत जरूरी है कि आप सभी चीज सही तरीके से डिस्क्लोज करें। मैं काफी सेशंस करती हूँ फॉरेन आरएसयू एंड ईसॉप में, एंड मैं देखती हूँ कि इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि इसमें टैक्स फाइलिंग वगैरह कैसे करें, कौन सा फॉर्म यूज करें, कब डिक्लेयर करें, जब स्टॉक वेस्ट होता है या जब हम सेल करते हैं। तो ये सब चीजों की थोड़ी जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज जो है कि आपका जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। बहुत केसेस में होता है कि आपने अपने रेंट रिसीट्स नहीं दिए हैं ऑर्गेनाइजेशन को और आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया है, बट यू कैन एक्चुअली क्लेम एचआरए एट द टाइम ऑफ टैक्स फाइलिंग। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक द रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीट, वो सब बिल्कुल सही से होने चाहिए और आप सही से सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में जाकर कुछ इंक्वायरी वगैरह हो then you need to produce all of these documents. So मैं यही कहूंगी दो तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा नॉन डिस्क्लोजर्स के लिए पेनल्टी काफी हाई होती है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? और समझ लीजिए किसी ने पिछले 1-2 साल से फाइल नहीं किया है या डेडलाइन मिस हो जाए, तो इससे क्या हो सकता है, किस तरीके से पेनल्टीज लगती है? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने न्यू टैक्स रेजीम चूज किया है और आप जुलाई 31 तक नहीं फाइल कर रहे हैं, देन आपको उसके बाद ऑप्शन नहीं है न्यू टैक्स रेजीम चूज करने का, आपको ओल्ड टैक्स रेजीम चूज करना पड़ेगा, राइट? दूसरी बात ये है कि आपको अभी ऑप्शन है 2 साल तक, सपोज किसी ने टैक्स फाइल नहीं किया है या रीफाइल करना है, तो 2 साल तक वो कर सकते हैं, बट टैक्स का पेनल्टी काफी है इसमें। आई थिंक 25 से 50% तक टैक्स की पेनल्टी लगती है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप अब आप पहले ही अच्छी तरीके से सब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे और अगर आप टाइम से नहीं करेंगे तो आपका एक्चुअली आउटफ्लो और ज्यादा हो सकता है। और सर्टेनली आई डोंट थिंक कि किसी को अपना केस स्क्रूटिनी के लिए वगैरह ये सब बातें भी हो सकती हैं। सो इसीलिए जल्दी और सही तरीके से करना ही बेहतर है। जी बिल्कुल मृन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।